हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बहुत सारी बेसिक चीज़ें देख लिए थे, तो अब हम आज पढ़ेंगे एटॉमिक मास यूनिट। कल जो एटॉमिक मास लास्ट टाइम पे बताया था, एटॉमिक मास यूनिट, वो मतलब ऐसे ही बता दिया था एटम के टर्म में, जब हम बता रहे थे एटॉमिक मास के टर्म में। तो जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है वो भी लिखवा देंगे, और 12th की जो क्लासेस चल रही हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को एएमयू या यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनिफाइड यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास लास्ट टर्म में रह गया था। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है कि जो अबंडेंस होती है, क्योंकि एटम जो है वो पर्टिकुलरली एक जैसा तो है नहीं, उसके बहुत सारे आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कार्बन के ही है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। तो इनका एग्जिस्टेंस भी है। कुछ ना कुछ हो सकता है 0.002% हो, या उससे भी कम हो, 0.00001% हो, लेकिन कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंट तो है एनवायरनमेंट में। तो सबको सारे आइसोटोप्स को एवरेज लेके उनका क्या कहते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। फिर एक मॉलिक्यूलर मास होता है, उसके बाद होता है एक फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। तो ये तीनों पढ़ते हैं। पहले हम एएमयू समझ लेते हैं थोड़ा सा, मतलब, और फिर उसके बाद तीनों रिस्पेक्टिव मैनर में पढ़ते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फॉर्मूला मास क्या होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अपना एएमयू। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है? डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। जो कोई भी मास है उसका कार्बन 12 जो हमारा कार्बन का आइसोटोप है उसके 1/12 के बराबर होगा, ठीक है। जितना भी मास होगा उसको हम 1/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। C12 इज असाइंड द अ मास एग्जैक्टली 12 एटॉमिक यूनिट। कार्बन 12 ही ऐसा है जिसका जो मास है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है, ठीक है। इसके अलावा जो भी है थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहे थे, इसलिए ऐसा और कोई एलिमेंट हाइड्रोजन या और कोई नहीं लिया गया, ठीक है। कार्बन ही ऐसा है जिसका जो मास है एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट के आ रहा था, ठीक है। और मासेस ऑफ ऑल अदर एटम्स, और जो अदर एटम्स थे वो उनके रिलेटिव टू दिस, मतलब इनसे थोड़ा रिलेटेड थे। मतलब अगर हाइड्रोजन का 1 है तो वो किसका, कार्बन के 1/12 के बराबर होगा, ठीक है। मतलब फिर से देख लेते हैं। एटॉमिक मास यूनिट का फुल फॉर्म है, एएमयू का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। इसको डिफाइन करा गया एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। एक कार्बन एटम के एग्जैक्टली इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है। कार्बन को असाइन किया गया क्योंकि कार्बन 12 का जो मास था वो एग्जैक्टली 12 एटॉमिक यूनिट आ रहा था, एएमयू आ रहा था, और मासेस जितने भी थे वो इससे रिलेटेड थे, ठीक है। अब 1 एएमयू की वैल्यू कितनी है? 1.66056 10⁻⁻24 ग्राम। अब जितने भी मास हमारे पास आ रहे हैं उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो भी मास आएगा वो एएमयू में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 एएमयू इज इक्वल टू 1.66056 10⁻⁻24 ग्राम है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन का, प्रोटॉन का मास हमें पता है, ठीक है, प्रोटॉन का मास पता है, और हाइड्रोजन का एटम का मास अगर हम निकालेंगे एएमयू में तो कैसे निकालेंगे? जैसे हाइड्रोजन का मास है 1.673, ठीक है, और इसका है कितना है, 1.66056 10⁻⁻24 ग्राम, और इसका कितना है 10⁻⁻27 ग्राम, ठीक है। तो ग्राम में ही दोनों की वैल्यू लिखेंगे, चेंज नहीं लिखेंगे, ये तो केजी में है, ग्राम में करते हैं इसको, 24 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, इसको ग्राम में ही करते हैं। तो मास ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे, क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन
1 AMU की वैल्यू जो ग्राम में है। अब ये जो भी है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.0008 के आसपास आ जाएगी। जो ये वैल्यू होगी वो AMU होगी और यहाँ पे U लिख देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो मास आ गया ना एटॉमिक मास यूनिट में, तो कितना आ गया 1.008 AMU या यूनिफाइड मास, ठीक है। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। ऐसे ही और भी दूसरे टाइप के एलिमेंट्स हैं, उनको हम AMU में बोल सकते हैं। जब हाइड्रोजन का 1 आ गया तो अब जितने भी हैं, जैसे हीलियम का 4 होता है तो 4 AMU, ठीक है, AMU फॉर्म में लिख सकते हैं हम उसको। अब हम बात करेंगे किसकी, एवरेज एटॉमिक मास की, ठीक है। आई होप ये लिख लिया होगा और ये समझ भी आ गया होगा कि कार्बन 12 का जो है वो मास एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास के आ रहा था, और हम जितने भी निकालेंगे इसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। और जो AMU है वो 1.66 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। और जितने भी हम एटम्स देखेंगे उनका मास अगर हम इस मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, अगर हम उनका मास इस मास से डिवाइड कर देंगे, जो हमने मास देखा है किसी भी एटम का, उसको हम अगर इस मास से डिवाइड कर देंगे तो वो AMU के बराबर आ जाएगा, AMU के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स, जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट के आइसोटोप्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। आइसोटोप्स मतलब इनके एटॉमिक मास में डिफरेंसेस होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। मतलब जैसे कार्बन है, कार्बन 12 में, कार्बन 13 में, कार्बन 14 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जब इन तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो इनका रिलेटिव अबंडेंस इन नेचर क्या होगा, मतलब ओवरऑल सबका एवरेज जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, क्योंकि कार्बन 12 में का भी मास है, ठीक है। कार्बन 12 का मास कितना है, 12 है। कार्बन 13 का मास कितना है, 13 है। कार्बन 14 का मास कितना है, 14 है। तो कार्बन 12 जो है वो 98% एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, और जो कार्बन 13 है वो अबाउट 1% के अराउंड एग्जिस्ट करता है एनवायरनमेंट में। और जब बात आती है C12 की तो 2 × 10⁻²% परसेंटेज होता है या इसकी एग्जिस्टेंस होती है इन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट की, तो एग्जिस्टेंस होगी उस एलिमेंट की आइसोटोप्स की एंड रिलेटिव अबंडेंस इन नेचर, जो उनका नेचर में अबंडेंस होगी, कितना परसेंटेज है नेचर में, उसको क्या कहेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। तो इसका फॉर्मूला जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, जैसे हम बता रहे हैं। जैसे ये है एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ नेचुरल अबंडेंस ऑफ एलिमेंट या आइसोटोप्स इनटू एटॉमिक मास अपॉन 100। ये कैसे, जैसे एग्जाम्पल कार्बन का दे रहे हैं, तो कार्बन में क्या है, C12 एक हमको पता है, C13 पता है और C14 पता है। इसकी नेचुरल अबंडेंस 98% है, इसकी नेचुरल अबंडेंस 1.1% है, इसकी 0.02% है, ठीक है। तो ये तीनों अगर हम परसेंट में ही लिखते हैं, ठीक है, तो फिर 100 से डिवाइड करेंगे। अगर हम पहले ही इनको पॉइंट्स में लिख लेंगे तो 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, ये मतलब था मेरा कहने का। तो जो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या है एवरेज एटॉमिक मास, हमको किसका निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का निकालना है, इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ नेचुरल अबंडेंस 98 इंटू इसका मास क्या था, 12 था C12 वाले आइसोटोप का, फिर कितना है 1.1%, 1.1 इंटू 13 का आइसोटोप का था, फिर 0.02%, 0.02%, 10 टू द पावर इसमें कितना इसका एटॉमिक मास था 14, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे 100 से,
तो जब ऐसा कुछ कर रहे होंगे तो इसका एटॉमिक मास कितना आएगा? तो अगर हम पूरा पूरा इनका वो मास लिखते हैं तो उसका तो एग्जैक्टली 12 होता है, सबको पता है। कार्बन 13 का 13.003 होता है, ठीक है, और 14 का 14.003 होता है। तो एग्जैक्ट लेंगे तो फिर वैसे ही एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अभी इसको डिवाइड करने पर पूरा 12.011 यूनिट आएगा इसका एवरेज एटॉमिक मास, किसका? कार्बन का। तो ये हमारा कार्बन की बात रही, ठीक है, कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास। अगर हम किसी और का लेना चाहेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये लिख गया होगा। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास क्या था? हमने बताया था कि मॉलिक्यूल जो है, एटम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो जो फ्रीली एग्जिस्टेंस होती है वो मॉलिक्यूल की होती है। तो मॉलिक्यूल क्या है? एटम्स का फिक्स प्रोपोर्शन में एक ग्रुप है, ठीक है, कलेक्शन है या उसका समूह है, एटम्स का समूह है। कौन? मॉलिक्यूल। अब जब एटम की हम बात कर रहे थे, एटम की, तो एक एटम की बात कर रहे थे, उसके एटम, एक एटम के मास की बात कर रहे थे। जब हम मॉलिक्यूल बनाते हैं या बनता है, क्योंकि एग्जिस्टेंस जो मतलब एनवायरनमेंट में जो रह रहा है वो फ्रीली कौन रह रहा है? मॉलिक्यूल रह रहा है। और उस मॉलिक्यूल में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटम्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स के एटम फिक्स प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का जब मास निकालेंगे तो सारे एटम्स के मास को ऐड कर देंगे, तो वो होगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे ही हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर क्या है? H2O है, तो इसमें 2 H एटम है, एक O एटम है। तो H का मास क्या था? हमने देखा था 1.008 था, तो 1 उसको कंसिडर करेंगे। फिर ऑक्सीजन का कितना था? 15.99 कुछ होता है, तो उसको हम 16 कंसिडर कर लेंगे। तो जब सबको ऐड करेंगे तो 18 यूनिट बनेगा, ठीक है, 18 AMU या 18 यूनिट बनेगा। ऐसे ही हम मीथेन ले लें, इथेन ले लें, जो भी एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स ले लें, तो उनका क्या होगा? एटॉमिक मास ऐसे ही निकाला जाएगा। हम अभी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मासेस का सम है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है वाटर। वाटर में क्या है? हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है वाटर के। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, तो इसका 1 यूनिट होगा। प्लस ऑक्सीजन क्या है? एक ही है, तो इसका 16 लिख लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 18 यूनिट इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे तो कार्बन का अभी हमने निकाला, कितना होता है? 12 होता है। तो 6 × 12, मतलब इनके कोफिशिएंट का तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 कार्बन है ना, एक कार्बन का तो लिख नहीं देंगे। तो 6 कार्बन यहाँ, और टोटल कितने हैं एटम्स हैं? 6 कार्बन के हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं, 6 ऑक्सीजन के, टोटल 24 एटम्स हैं। लास्ट टाइम में एटॉमिसिटी बताई थी मैंने, ठीक है। तो क्या है कि कार्बन 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 का। हाइड्रोजन 12 है, 12 × 1 कर देंगे, 12 × 1 प्लस 6 × 16। तो जब ऐसा कर रहे होंगे 72 प्लस 12 96, तो ये ऐड करके 180 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 180 यूनिट हो जाएगा। और इसके साथ में अगर इसको पॉइंट ले लेंगे तो वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास हो गया, ये समझ में आ गया होगा। वाटर की बात करेंगे, मीथेन, इथेन, कुछ की बात करेंगे तो हम इस तरह कर सकते हैं। अब
जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारा है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास किसके बेसिस पे लिखते हैं? देखिए फॉर्मूला मास भी मॉलिक्यूल का ही मास होता है, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो आयंस होते हैं, आयनिक प्रोडक्ट होते हैं, उनके मासेस की बात करते हैं। ठीक है, जो आयनिक प्रोडक्ट होते हैं उनका फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ है उसके बाद में। तो ऐसे तो ये भी फॉर्मूला मास हो गए, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला से ही तो लिख रहे हैं, वाटर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला मास स्पेशली किसके लिए कहते हैं? आयनिक कंपाउंड के लिए कहते हैं, और उनका एटॉमिक मास, उनका मोलिकुलर मास। ठीक है, तो हम उसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर हम कोई एक फॉर्मूला मास, आई होप ये लिख लिया होगा, फॉर्मूला मास लिखते हैं। तो जो फॉर्मूला मास होता है वो एक्चुअल में एक ऐसे सब्सटेंस का होता है जिसका एक पर्टिकुलरली, ये नहीं कह सकते ये इसका एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, उस एक मॉलिक्यूल को सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जब हम आयनिक प्रोडक्ट कंपाउंड की बात कर रहे थे तो उसका मेरा सेंस था कि NaCl जैसे है। NaCl जो है वो कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टल में एग्जिस्ट करता है। पहली चीज़, क्रिस्टल में एग्जिस्ट करने के बाद उसका 3D स्ट्रक्चर होता है, बहुत तगड़ा वाला। तो मतलब हम उसमें एक NaCl को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने बोल दिया है कि हाँ NaCl होता है, तो ये उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। या अगर हम बोल दें ZnS होता है तो उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता। तो क्रिस्टल में वो पूरा पूरा डिवाइड होता है। अगर हमने बोल दिया यहाँ Na है, ठीक है, इस जगह Na है, ठीक है, तो अब इसके पेरिफेरी में या इसके क्या मतलब एनवायरनमेंट में या इसके सराउंडिंग में 6 Cl होंगे। तो अगर ये Na है, Na+ है, तो यहाँ एक Cl होगा, यहाँ एक Cl होगा। एग्जैक्टली इस साइड भी, क्योंकि क्रिस्टल बना रहे हैं ना, पूरा 3D स्ट्रक्चर है, तो इस साइड भी एक Cl होगा, एक अप साइड होगा Cl, एक बैक साइड होगा Cl, ठीक है, और एक डाउन होगा। तो 6 Cl इसको घेरे हुए हैं। ठीक है, एक Na को 6 Cl घेरे हुए हैं। इसी तरह अगर हम बात करेंगे Cl की, ठीक है, जो हमारा यहाँ हमने रख दिया, Cl की बात करेंगे तो Cl क्या होगा? Cl भी ऐसे एग्जिस्ट घिरा हुआ होगा 6 Na से। ठीक है, तो पहला हमारा ये Cl है, ठीक है, इसके साथ क्या है? ये वाला Na है, इसके और इसके एग्जैक्टली आगे एक Na होगा, ठीक है, इसके एग्जैक्टली पीछे एक Na है, इसके एग्जैक्टली लेफ्ट में, राइट में एक Na है, अप एक Na है, डाउन में एक Na है। तो मतलब ये पूरा क्या है, रिस्पेक्टिव मैनर में एक इनके पास जो भी मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी ये सब्सटेंस है, इनका कोई डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं होता कि मतलब हम इसको यहाँ एक पूरा एक NaCl निकाल के नहीं बता सकते कि हाँ ये एक ही फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा होगा, वो एक रिस्पेक्टिव मैनर में पूरे अपने क्रिस्टल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि वो एक कलेक्शन होता है बहुत सारे NaCl का। तो हर Na के पास 6 Cl होंगे, हर Cl के पास 6 Na होंगे। तो इसको एक बताने के लिए तो Na6Cl6 लिखने की जगह हमने NaCl बोल दिया। ठीक है, NaCl बोल दिया, मतलब वहाँ NaCl हैं, अरेंजमेंट उनका समझना होता है। तो अब हमने फॉर्मूला मास को समझने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कैसे अरेंज है, हमें ये पता है कि ये है और ये 2 एलिमेंट हैं, इनका मास हमें बस पता है। बाकी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे अपने क्रिस्टल में वो नहीं समझना, क्योंकि ये इसका एक क्रिस्टल तो है नहीं, ये इसका एक पॉइंट है जहाँ पे वो हम शो करना चाहते हैं। अब इसके साथ हम को लेफ्ट वाला, राइट वाला, अप डाउन साइड सारे यूनिट सेल देखने होंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ ये इसका एक क्या है, फॉर्मूला ऐसे बनेगा। तो ये क्या है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द मास ऑफ सच सब्सटेंस विच डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, जिनका एक मॉलिक्यूल डिफरेंट नहीं होता है। मतलब अलग से हम जैसे वाटर का निकाल के बता सकते हैं हाँ ये वाटर है, उसको वो अलग किया जा सकता है, लेकिन NaCl का साथ ऐसा नहीं है, वो अलग नहीं किया जाता। ठीक है, और इनका 3D एग्जिस्टेंस होता है। 3D स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं क्लास 12 में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, तो वो आप अगर पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं, क्लास 12 के भी वीडियो सॉलिड स्टेट के पढ़े हैं और NaCl का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, एग्जाम्पल है NaCl
ZnS, ऐसे CaCl2, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। तो अगर हम Na का लिखते हैं मास यूनिट, तो Na का कितना है, सबको पता है Na का 23 है, 23 यूनिट, और प्लस Cl का कितना है 35.5 यूनिट। तो इसका फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 58.5 यूनिट, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला मास यूनिट, ठीक है। जो फॉर्मूला मास है उसकी बात ये रही। तो अब जो मेन टॉपिक जिससे ये आगे की चीज़ें जो अभी तक बताया जा रहा था वो इंट्रोडक्शन था। अब मेन टॉपिक जो है मोल कॉन्सेप्ट वो स्टार्ट होता है। तो मोल समझने के लिए हमको ये पहले पता होना चाहिए कि जैसे बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं, पेयर, तो हमको पता है एक पेयर में 2 एटम होंगे या 2 चीज़ें होंगी, या हमने बोल दिया ये पेयर ऑफ पेन है तो इसमें 2 पेन हैं, ठीक है, एक ये। और अगर बोलते हैं कि क्या है कि डज़न है, कोई भी चीज़ बोलते हैं एक डज़न है, तो हमको पता है उस एक डज़न में 12 यूनिट्स होंगी डिफरेंट, मतलब हो सकती है वो एक जैसी हो सकता है वो थोड़ी डिफरेंट हो, लेकिन हमेशा क्या होगा, उनका नंबर कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। अगर हम ऐसे बात करते दशक बोल दे तो, या मतलब बोल दे डेकेड बोल दे, तो हमें पता है कि वहाँ 10 का वो होगा, 10 का समूह होगा। शतक बोल दें, सेंचुरी बोल दे तो वहाँ 100 डेज होंगे, 100 नंबर्स होंगे, ठीक है। तो हो सकता है थोड़े डिफरेंट हो, थोड़े आइडेंटिकल हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन हमें ये पता है कि उस जगह पे इतनी चीज़ें होंगी। वैसे ही जब हम 12 ग्राम कार्बन की बात कर रहे थे, जब हमने 12 ग्राम कार्बन लिया था, तो उसका जो 12 ग्राम था, तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स थे कार्बन के वो एग्जैक्टली 1 मोल के बराबर थे, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है, एक अमाउंट है, जो हमने 7th यूनिट पढ़ी थी, जो हम बात कर रहे थे, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स इन एनी ग्रुप, वो क्या था, मोल था, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट बोला था या 1 मोल के बराबर था। तो 1 मोल क्या था, जो एवोगैड्रो नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं 6.02 10⁻23, मतलब 12 ग्राम जो था हमारा कार्बन का, 12 ग्राम का जो था कार्बन, उसमें कितने थे, 1 मोल पार्टिकल्स थे, ठीक है, 1 मोल पार्टिकल थे। अब वो पूरे पार्टिकल्स को क्या बोल दिया गया, 1 मोल बोल दिया। वो 1 मोल कितने के बराबर थे, 6.02 10⁻23, मतलब उसके 6.022 आगे बहुत सारे ज़ीरो लगा दो, 23 ज़ीरो लगा दो, इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट थे उसमें। तो ऐसे ही इसको समझेंगे, जैसे हम डजन यूज़ करते हैं, पेयर यूज़ करते हैं, सेंचुरी, दशक और डिकेड्स, ये सब वर्ड यूज़ करते हैं किसी ग्रुप को डिफाइन करने के लिए, वैसे ही एलिमेंट्स के पार्टिकल के, आयंस के ग्रुप को, पार्टिकल्स के ग्रुप को, और क्या कहते हैं, एटम्स के ग्रुप को, मॉलिक्यूल्स के ग्रुप को हमने एक कॉन्सेप्ट, वो एक अमाउंट दे दिया, एक नेम दे दिया कि ये क्या है, 1 मोल बोले जाएंगे। इतने अमाउंट होंगे, अगर इतने नंबर्स होंगे तो उसको 1 मोल बोल देंगे, ठीक है। तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या था कि क्योंकि हमारे पास एटम थे वो बहुत छोटे थे, उनकी जो नंबर थी वो बहुत ज़्यादा थी, और इसको हैंडल करने के लिए एक यूनिट बना दी गई, ठीक है। तो उस यूनिट का जो मोल हमने यूनिट ली, वो बेसिकली क्या था, काउंट करना कि इस पर्टिकुलर
जगह पे या इस पर्टिकुलर स्पेस पे इतने एटम्स प्रेजेंट है, तो इतने एटम्स को गिनना बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो छोटे छोटे एलिमेंट्स से उनको समझना बहुत था। हमने बोल दिया कि यहाँ पे 1 मोल है, वहाँ 2 मोल है, वहाँ 10 मोल है, ऐसे बात करनी शुरू कर दी। तो क्या था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल आर एक्सट्रीमली स्मॉल, ये बहुत स्मॉल होते हैं, एंड देयर नंबर इज इवन स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटी जगह पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और बहुत लार्ज था, बहुत साइज में छोटे थे और बहुत लार्ज अमाउंट में थे। तो हैंडल करने के लिए लार्ज नंबर को हैंडल करें, अ यूनिट इज रिक्वायर्ड, एक यूनिट की रिक्वायरमेंट हुई। तो आइडिया ऑफ मोल टू काउंट द एंटिटीज, तो हमने एक आइडिया निकाला जिसमें हमने एक नाम दे दिया मोल, जिससे काउंट करते हैं एंटिटीज जो कहाँ होंगी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होंगी, बहुत छोटी छोटी होंगी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको काउंट करने की बात करेंगे। तो ये कैसे होंगे, जैसे हम एटम्स को कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूल्स को काउंट करते हैं, पार्टिकल्स को काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, आयंस को, कैटायन को, एनायन को, किसी भी चीज़ को काउंट करेंगे जो माइक्रोस्कोपिक लेवल को पे होगा, तो उसको हम मोल पे मोल में काउंट करेंगे, तो कंसिडर करेंगे एज अ मोल। तो ऐसा यूनिट क्या होगी, मोल होगी, और इसको सिंबल होगा MOL। ठीक है, तो ये है मोल कॉन्सेप्ट का जो बेस है वो। अब हमको ये समझना है कि मेन डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन, जो 1 मोल है वो एक अमाउंट है सब्सटेंस का जो कंटेन करता है बहुत सारे पार्टिकल, जो पार्टिकल एग्जैक्टली जो होंगे 12 ग्राम के बराबर होंगे कार्बन के। तो जब बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे पार्टिकल, बहुत सारी एंटिटी मिलके क्या बना रहे, 12 ग्राम बना रहे, उस 12 ग्राम में एग्जैक्टली पार्टिकल्स थे कितने, वो थे एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ठीक है, तो वो हम लिख लेते हैं। तो वो 12 ग्राम किसकी मास है, वो मास है कार्बन की, कार्बन आइसोटोप की। तो जो 1 मोल था वो अमाउंट था सब्सटेंस का दैट कंटेन मैनी पार्टिकल्स या एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इज एग्जैक्टली 12 ग्राम। मतलब जो कार्बन आइसोटोप था जिसका मास था 12 ग्राम, उसमें एग्जैक्टली 12 ग्राम में जितने एंटिटीज या जितने पार्टिकल प्रेजेंट थे उनको कैलकुलेट किया गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल कार्बन जो 12 ग्राम के बराबर है, उसको काउंट कैसे किया गया, तो इसको इक्वल टू लिखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम, जो 12 ग्राम था उसका कितना होगा, मास ऑफ 12 कार्बन, मतलब कार्बन 12 का मास अपॉन मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम का कितना मास होगा उससे डिवाइड कर देंगे। मतलब टोटल मास हमारे पास 12 ग्राम था और 1 एटम का कार्बन के मास से डिवाइड कर दिया गया, तो वो कितना था, ये तो 12 ग्राम था। ठीक है, तो इसका पूरी वैल्यू लिख लेते हैं, 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, 12 ग्राम पर मोल। और ये जो था, जो मास ऑफ 1 कार्बन एटम का मास था वो था 1.99 10⁻⁻23 ग्राम। वो क्या था, 1.99 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, ग्राम पर कार्बन एटम। ठीक है, 1 कार्बन एटम का ये मास था। तो जब इसको पूरा कैलकुलेट किया गया तो हमारे पास आया 6.02 10⁻23। तो ये क्या था, एक नंबर था। ठीक है, जब नंबर था और ग्राम ग्राम कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा मोल। ठीक है, या एटम्स, एटम्स अपॉन मोल बचा, क्योंकि एटम तो ये ऊपर चला गया ना, एटम अपॉन मोल, तो ये बचा हमारे पास। तो जब ये बचा तो इस नंबर को, जो ये नंबर है उसको नाम अलग से दे दिया गया एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ये इसकी पूरी वैल्यू थी 6.02213671 10⁻23। अब इसमें 23 जीरोज लगा दिए गए, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू थी, बहुत बड़ी वैल्यू थी, तो इसका अलग से नाम दे दिया गया एवोगैड्रो नंबर।
आई होप ये लिख लिया होगा और ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किसी भी एटम का जो हम अगर मोल में रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ कितने एटम प्रेजेंट होंगे या वहाँ कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो जब मोल की बात करी जाएगी तो कार्बन को लिया गया क्योंकि कार्बन जो था उसका 12 ग्राम एग्जैक्टली 1 मोल के बराबर था। तो ये जो वैल्यू है ये 1 मोल है। ठीक है, इसको रब करके वैल्यू लिख देते हैं फिर से। तो जो 1 मोल था वो 6.02 टू 1367 10 टू द पावर 23 एटम्स के बराबर था। इसको एवोगैड्रो नंबर की तरह इसको नाम दे दिया गया था एवोगैड्रो नंबर। आई होप आज की जितनी भी चीज़ें होंगी वो, क्योंकि बेसिक चीज़ें थी, वो समझ में आई होंगी। और भी जो इससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो कराने के बाद हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। आपको जो भी चीज़ें ना समझ में आ रही हो या कुछ नया लग रहा हो या कोई मिस्टेक लग रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।